हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस बीकानेर पर हार्दिक स्वागत है। आपके लिए क्लास लेकर आए हूँ बीएड सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम की, यानी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, अनुशासन एवं विषयों की समझ, जो आपके बीएड सेकेंड सेमेस्टर में रहने वाला है। और ये विशेषकर एमजीसी यूनिवर्सिटी या राजस्थान के किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जिनका ये सब्जेक्ट लगता है, तो वे सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास के अंदर पूरे एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की चर्चा करने वाले हैं। तो इस महामैराथन क्लास में आप बने रहें और सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आप सभी के सहयोग से और आप सभी के प्यार से ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाली है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। लाइक करने के बाद आपको एक हाइप का बटन जरूर मिलेगा, ताकि आप हाइप करें, ताकि और भी विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुंच सके। जितने विद्यार्थी क्लास को देखें, सारे के सारे विद्यार्थी मिलकर क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करके हाइप जरूर करें। विद्यार्थियों, आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए रहने वाला है कि ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम पहले शुरुआत में लघुतरात्मक क्वेश्चन करेंगे, बाद में बड़े वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। तो ज्ञान निर्माण जो कि एक सक्रिय, गतिशील और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षार्थी अपने अनुभव, अवलोकन, सामाजिक अंत्यक्रिया और पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान विकसित करता है। यानी जो ज्ञान निर्माण क्या होता है, एक सक्रिय होता है और गतिशील, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होता है, जिसके आधार पर जो शिक्षार्थी यानी जो सीखने वाला होता है, वो अपने अनुभव, अवलोकन और सामाजिक अंत्यक्रिया से पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान विकसित करता है। ये पारंपरिक रटने वाली शिक्षा से भिन्न होता है, जहां ज्ञान को केवल शिक्षक द्वारा दिया हुआ माना जाता है। विद्यार्थियों, आधुनिक शिक्षा में यह माना जाता है कि ज्ञान शिक्षार्थी द्वारा स्वयं निर्मित होता है। यानी जो ज्ञान होता है वो क्या होता है, शिक्षार्थी द्वारा स्वयं निर्मित होता है। फिर आता है कि ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया मुख्यतः 3 आधारों पर आधारित होती है। पहला कौन सा है? पहला होता है अनुभव, यानी एक्सपीरियंस, यानी शिक्षार्थी अपने दैनिक जीवन के अनुभव से सीखता है। उदाहरण के लिए, बच्चा जब गर्म वस्तु को छूता है तो उससे ताप का अनुभव होता है। किसका अनुभव होता है? ताप का अनुभव होता है। और वह गर्मी की अवधारणा समझता है, कि उसको पता होता है कि जैसे मैं जाके कोई गर्म चीज के हाथ लगाऊंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। यानी उसको किसका अनुभव हुआ? ताप का अनुभव होगा। जब कोई हम खड़े रहते हैं, ठीक है, गर्मी में हमें गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि जो सूर्य का ताप होता है, हमें पता है कि वो बहुत अधिक तेज है, जिस कारण से हमें गर्मी लग रही है। ठीक है विद्यार्थियों। फिर दूसरा आता है सामाजिक अंतःक्रिया। क्या आती है? सामाजिक अंतःक्रिया, यानी सोशल इंटरेक्शन। यानी उसके अनुसार कहते हैं, लेवाइगोत्स्की कहते हैं, लेवाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि सीखना सामाजिक प्रक्रिया है। सीखना क्या है? सीखना सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षक, सहपाठी और समाज के साथ समाज के माध्यम से ज्ञान का निर्माण होता है। तीसरा आता है संज्ञानात्मक प्रक्रिया। कौन सा है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया। जीन पियाजे कहते हैं। इनका नाम क्या है? एक मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने बताया कि शिक्षार्थी अपने मानसिक ढांचे या स्कीमा के अनुसार नई जानकारी को आत्मसात करते हैं और समायोजन करता है। यानी उसको अपने अंदर डालते भी हैं और उसके साथ तालमेल बिठाकर उनको क्या करते हैं? समायोजन भी करते हैं। फिर ज्ञान निर्माण के कुछ चरणों में अगर बात करें तो एक तो समस्या या जिज्ञासा उत्पन्न करना, दूसरा जानकारी एकत्रित करना, तीसरा विश्लेषण और व्याख्या करना, चौथा विद्यार्थियों निष्कर्ष निकालना। क्या होता है? निष्कर्ष निकालना। फिर आता है नेक्स्ट आपके लिए पॉइंट अगला, एक होता है नए ज्ञान को लागू करना। फिर विद्यार्थियों की विद्यालय शिक्षा में ज्ञान निर्माण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को केवल सूचना देने वाला नहीं, बल्कि सुविधादाता बनना चाहिए। उसे चर्चा, परियोजना कार्य, प्रयोग, गतिविधि आधारित शिक्षण बनाना चाहिए। इस प्रक्रिया का महत्व यह होता है कि शिक्षार्थी में आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान क्षमता और रचनात्मकता विकसित होती है। साथ ही ज्ञान स्थायी और अर्थपूर्ण बनता है। अतः ज्ञान निर्माण केवल सूचना ग्रहण करना नहीं होता, बल्कि एक सक्रिय सामाजिक और बौद्धिक प्रक्रिया होता है, जो आधुनिक शिक्षा की आधारशिला माना जाता है। नेक्स्ट आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है विद्यार्थियों। दूसरा क्वेश्चन है कि अनुशासन के ज्ञान मीमांसी आधार की डिसिप्लिन की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना। मैं जो क्वेश्चन करवाता हूं लगभग आपके एग्जाम में 80 से 90% आता है, और ये प्रूफ आपको देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर आपकी क्लासेस के माध्यम से हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में इतना परसेंट बने, चाहे वो 80% बने, चाहे 85% बने, चाहे 90% बने। ठीक है विद्यार्थियों। बात करें अगर ज्ञान मीमांसा की, तो ज्ञान मीमांसा दर्शन की वह शाखा होती है जो ज्ञान के स्वरूप, स्रोत, सीमा और सत्यता का अध्ययन करती है। जब हम किसी अनुशासन के ज्ञान मीमांसी आधार की बात करते हैं, तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि उस अनुशासन का ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, कैसे स्थापित होता है और उसकी प्रकृति क्या होती है।
प्रत्येक अनुशासन का अपना विशिष्ट ज्ञान मीमांसा ढांचा होता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें, विज्ञान में ज्ञान प्रयोग और अवलोकन पर आधारित होता है। यहाँ सत्यापन, वेरिफिकेशन और पुनरावृत्ति, रिफ्लेक्शन महत्वपूर्ण होता है। इतिहास में ज्ञान दस्तावेजों, साक्ष्यों और व्याख्या पर आधारित होता है। यानी आपको बताने का प्रयास कर रहा है कि जो साइंस होता है, साइंस के अंदर ज्ञान किस आधार पर होता है? अवलोकन के आधार पर, सत्यापन के आधार पर, पुनरावृत्ति के आधार पर उसको प्रयोग करके। फिर जो इतिहास होता है वो दस्तावेज, जैसे मान लो पुराने जो कोई भी ग्रंथ बात करें या कोई भी अपने को पांडुलिपियां मिलती है या साक्ष्य मिलते हैं कि इस कारण से ये युद्ध हुआ था। फिर अगर गणित की बात करें यानी मैथमेटिक्स की बात करता है तो गणित में क्या होता है? ज्ञान तर्क और निष्कर्ष के आधार पर। यानी अगर आप किसी भी सवाल को करते हैं, अगर आप किसी भी सूत्र को निकालते हैं, क्योंकि आपके क्या होता है? पेडागोजी सब्जेक्ट होता है, ठीक है? चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे आपका मैथ हो या हिंदी हो, सोशल, एसएसटी, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है? तो उसके अंदर अब आपको क्या होता है? अलग अलग चीजें समझने का जरूरत होती है। तो पेडागोजी सब्जेक्ट के अंदर भी क्या होता है? आपको हर एक बिंदु अच्छे से याद करना होता है। उसी प्रकार मैथ के अंदर क्या होता है? ज्ञान तर्क और निष्कर्ष यानी लॉजिक एंड डेडुकेशन के आधार पर आधारित होता है। फिर बात करते हैं कि ज्ञान मीमांसा आधार के प्रमुख 3 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 3 तत्व होते हैं। पहला होता है ज्ञान का स्रोत, सोर्स ऑफ नॉलेज यानी अनुभव, तर्क और अंतर्ज्ञान। दूसरा होता है ज्ञान की प्रकृति यानी नेचर ऑफ नॉलेज यानी वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव या व्यक्तिनिष्ठ या सब्जेक्टिव, ठीक है? 2 प्रकार के होते हैं ज्ञान की प्रकृति, 2 प्रकार की होती है, एक वस्तुनिष्ठ और एक होती है व्यक्तिनिष्ठ। तीसरा आता है सत्यापन की विधि, विद्यार्थियों मेथड ऑफ वैलिडेशन या वेरिफिकेशन यानी प्रयोग, तर्क, प्रमाण इसके अंदर शामिल होते हैं। फिर आता है एरिस्टोटल ने अनुभव और तर्क को ज्ञान का आधार माना। किसको माना है? अनुभव और ज्ञान को, तर्क को ज्ञान का आधार माना है। जबकि प्लेटो ने ज्ञान को आदर्श रूपों, आइडल फॉर्म से जोड़ा है। अगर बात करें विद्यालय विषयों के अध्ययन में ज्ञान मीमांसा आधार का महत्व इसलिए होता है क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी भी विषय को कैसे पढ़ाया जाए। जैसे अगर उदाहरण के रूप में बात करें कि विज्ञान में प्रयोगात्मक विधि अपनाई जाती है, गणित में तार्किक विधि अपनाई जाती है और सामाजिक विज्ञान में विश्लेषणात्मक विधि अपनाई जाती है और व्याख्यात्मक विधि भी अपनाई जाती है। तो एक शिक्षक को उचित शिक्षण विधियों चुनने में मदद करता है और शिक्षार्थियों को विषय की गहराई समझने में सहायता प्रदान करता है। अतः अनुशासन का ज्ञान मीमांसा आधार हमें यह समझने में सक्षम बनाता है कि ज्ञान केवल जानकारी नहीं बल्कि एक संरचित और तर्क संगत प्रणाली है जो विभिन्न अनुशासनों में अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपके लिए जो 3 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय विषयों का उद्भव कैसे हुआ, स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। यानी आप जो ध्यान से क्लास को अगर मन से देखेंगे ना, एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। विद्यार्थियों, विद्यालय विषयों का उद्भव एक ऐतिहासिक और सामाजिक प्रक्रिया का परिणाम है। प्रारंभिक समय में शिक्षा अनौपचारिक थी और ज्ञान जीवन के अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता था। जैसे जैसे समाज जटिल होता गया, ज्ञान को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता महसूस हुई, जिससे विद्यालय विषयों का विकास हुआ था। प्रारंभ में ज्ञान को व्यापक अनुशासनों के रूप में संगठित किया गया, जैसे दर्शन, गणित, विज्ञान आदि इसके अंदर शामिल हुए। बाद में उन्हें छात्रों की समझ और स्तर के अनुसार छोटे छोटे विषयों में विभाजित किया गया। उदाहरण के लिए विज्ञान को भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान बांटा गया। क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे, आपको भी बताया कि एक साइंस एक अलग सब्जेक्ट होता है, यानी कॉमन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है साइंस। उसके अंदर भी अलग अलग जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया या और भी जो जैसे मान लो बायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, अलग अलग उसको भागों में बांट दिया। ठीक है विद्यार्थियों, वैसे अगर बात करें हम सामाजिक विज्ञान की या सामाजिक अध्ययन की, तो एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी अलग अलग जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिलोसॉफी हो गया, यानी उसके अलग अलग क्या कर दिए, भाग कर दिए। उदाहरण के रूप में हम समझ रहे हैं ना इसको। फिर विद्यालय विषयों के उद्भव के प्रमुख कारण ये भी होते हैं, एक तो होता है ज्ञान का विस्तार। क्या होता है? एक होता है ज्ञान का विस्तार, यानी ज्ञान की मात्रा बढ़ने से उसे विभाजित करना आवश्यक हुआ। दूसरा आता है सामाजिक आवश्यकताएं, यानी समाज की जरूरतों के अनुसार विषयों का चयन उसे हुआ, जैसे तकनीकी शिक्षा। तीसरा आता है राजनीतिक प्रभाव, यानी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यानी शिक्षा नीति और शासन के अनुसार विषय निर्धारित किए गए। चौथा आता है मनोवैज्ञानिक आधार, यानी बच्चों की आयु और मानसिक स्तर के अनुसार विषयों का निर्माण होता है। फिर आता है जॉन डीवी ने शिक्षा को जीवन से जोड़ने पर बल दिया, जिससे विषयों को व्यवहारिक और उपयोगी बनाया गया। विद्यार्थियों, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए कि विद्यालय विषय केवल ज्ञान का संग्रह नहीं होते, बल्कि समाज की संस्कृति, मूल्यों और आवश्यकताओं को भी दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए इतिहास विषय राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करता है, जबकि विज्ञान तकनीकी विकास को बढ़ावा देता है। इस प्रकार विद्यालय विषयों का उद्भव एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है जो अनुशासनात्मक ज्ञान को सरल, संगठित और शिक्षार्थियों के अनुकूल बनाती है। नेक्स्ट आपके लिए चौथा क्वेश्चन है कि अनुशासन और विषय में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या है? अनुशासन और विषय में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों।
जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि आप सभी, मुझे पता है कि सारे विद्यार्थी क्लास देख लेंगे लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। आप क्या सोचोगे, क्या होगा सर से सब्सक्राइब करने से, क्या हो जाएगा वीडियो को लाइक करने से? ऐसी धारणा मत बनाए रखें, क्योंकि आपके सहयोग से, आपके सपोर्ट से क्लासेज आगे चलती है और आपके द्वारा सब्सक्राइब अगर होगा तो ना तो आपका कोई खर्च लगता है ना पैसा लगता है। हाँ, लेकिन आप PDF परचेज करते हैं, क्योंकि इन सब्जेक्ट की आपको PDF भी मिल जाएगी। चारों सब्जेक्ट की 3 कॉमन सब्जेक्ट आपके और एक हो गया आपका पेडागोजी सब्जेक्ट। चारों सब्जेक्ट अगर आपको लेते हैं तो आपकी उनकी प्राइस बताई जाएगी और जो विद्यार्थी वीडियो देखकर क्लास आएगा उनको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट के साथ PDF उपलब्ध होने वाली है। तो सभी विद्यार्थी मैसेज भी कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दे रखे, या आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कैसे करें, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर या कमेंट जो पिन किया हुआ है वहाँ पर उसकी लिंक डाल करके वहाँ से सीधे आप ज्वाइन कर सकते हैं विद्यार्थियों। तो अनुशासन, डिसिप्लिन और विषय सब्जेक्ट शिक्षा के 2 महत्वपूर्ण घटक हैं जिन्हें अक्सर समान समझ लिया जाता है, जबकि दोनों में स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। अनुशासन एक व्यापक और संगठित ज्ञान का क्षेत्र होता है जिसमें सिद्धांत, अवधारणाएं, पद्धतियां और अनुसंधान शामिल होते हैं। ये ज्ञान के उत्पादन से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए विज्ञान, गणित, इतिहास आदि अनुशासन होते हैं। इसके विपरीत विषय अनुशासन का एक छोटा, सरल और शिक्षण के लिए अनुकूलित भाग माना जाता है, जिसे विद्यालय में पढ़ाया जाता है। ये ज्ञान के प्रसार से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट बात करें कि मुख्य अंतर इसके अंदर निम्नलिखित है, यानी अगर बात करते हैं हम किसके अंदर है, अनुशासन के अंदर और विषय के अंदर। परिभाषा में देखें तो अनुशासन ज्ञान का विस्तृत क्षेत्र होता है, जबकि विषय उसका एक हिस्सा होता है। उद्देश्य, अनुशासन का उद्देश्य एक नया ज्ञान उत्पन्न करना होता है, जबकि विषय का उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान सिखाना होता है। तीसरा है प्रकृति, यानी अनुशासन शोध आधारित और जटिल होता है, जबकि विषय सरल और व्यवस्थित माना जाता है। चौथा, उदाहरण के रूप में देखें तो विज्ञान अनुशासन है, जबकि भौतिकी या रसायन विषय होते हैं। तो जेरोम ब्रूनर कहते हैं कि जेरोम ब्रूनर के अनुसार विषयों को इस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए कि वे अनुशासन की मूल संरचना को प्रतिबिंबित करे विद्यार्थियों। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि विद्यालय शिक्षा में अनुशासन और विषय दोनों का संतुलन आवश्यक होता है, और यदि केवल विषय पर ध्यान दिया जाए तो ज्ञान सतही हो जाता है, और यदि केवल अनुशासन पर ध्यान दिया जाए तो ये विद्यार्थियों के लिए कठिन हो सकता है विद्यार्थियों। नेक्स्ट पॉइंट अगला आता है आपके लिए, कहते हैं अनुशासन और विषय दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, और अनुशासन ज्ञान की गहराई प्रदान करता है, जबकि विषय उसे सुलभ और शिक्षण उपयोगी बनाता है। तो जिनको भी PDF नोट्स लेने ना, ये देखो आपको नंबर पट्टी पर दे रखे हैं, तो आप यहाँ से मैसेज कर सकते हैं। मैंने आपको बताइए अभी कि PDF फ्री नहीं है, लेकिन आपको नाम मात्र शुल्क के अंदर मिल जाएगी विद्यार्थियों। चारों सब्जेक्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे। अगर आपको एक सब्जेक्ट की लेने तो एक सब्जेक्ट भी ले सकते हो, और चारों लेने तो चारों ले सकते हो विद्यार्थियों। अगला आपके लिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञान की अंतर्विषयक प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। क्या कौन सा क्वेश्चन है, ज्ञान की अंतर्विषयक प्रकृति को स्पष्ट कीजिए विद्यार्थियों। ज्ञान की अंतर्विषयक प्रकृति का अर्थ है कि विभिन्न विषयों या अनुशासनों के बीच आपसी संबंध और सहयोग करता है। यानी आधुनिक युग में ज्ञान को अलग अलग विषयों से सीमित करके उन्हें नहीं समझा जा सकता, बल्कि एक समग्र रूप में विकसित होता है। इसलिए उसके विभिन्न विषयों के साथ संबंध स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। अंतर्विषयक ज्ञान उस विचार पर आधारित होता है कि वास्तविक जीवन की समस्याएं किसी एक विषय से हल नहीं होती। उदाहरण के लिए पर्यावरणीय समस्याओं को समझने के लिए विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र सभी का ज्ञान आवश्यक होता है। जॉन डीवी ने शिक्षा को जीवन से जोड़ने पर बल दिया और कहा कि ज्ञान को अलग अलग विषयों में बांटना वास्तविक जीवन से अलगाव पैदा करता है। फिर अंतर्विषयक प्रकृति के अगर प्रमुख तत्वों की बात करें तो एक होता है समन्वय। क्या होता है, समन्वय, यानी विभिन्न विषयों के बीच संबंध स्थापित करना। समग्र दृष्टिकोण की अगर बात करें तो विषयों को एक साथ जोड़कर समझना। तीसरा पॉइंट है समस्या आधारित शिक्षण, यानी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, यानी वास्तविक जीवन की समस्याओं पर आधारित अध्ययन करना। विद्यालय में अंतर्विषयक दृष्टिकोण अपनाने के कई लाभ होते हैं, जैसे विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच विकसित होती है, सीखना अधिक रोचक होता है और प्रासंगिक बनता है, ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग बढ़ता है विद्यार्थियों। हालांकि उसके लिए कुछ सीमाएं भी होती है, जैसे शिक्षक को विभिन्न विषयों का ज्ञान होना चाहिए, समय और संसाधनों की आवश्यकता अधिक होती है। अतः ज्ञान की अंतर्विषयक प्रकृति आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता होती है, जो विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करती है और शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाती है। नेक्स्ट आपके लिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञान के निर्माण में सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ की भूमिका स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों, ज्ञान का निर्माण केवल व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं होता, बल्कि ये सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों में गहराई से प्रभावित होता है। समाज की संरचना, संस्कृति, मूल्य और सत्ता व्यवस्था ज्ञान के स्वरूप और दिशा को निर्धारित करते हैं। फिर विद्यार्थियों,
सामाजिक संदर्भ का प्रभाव इस प्रकार देखा जा सकता है कि समाज की संस्कृति और परंपराएं ये तय करती है कि कौन सा ज्ञान महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में नैतिक शिक्षा, धर्म और संस्कृति से जुड़े विषयों को विशेष महत्व देते हैं। इमाइल दुर्खिम क्या कहते हैं कि शिक्षा समाज का प्रतिबिंब होती है। क्या होती है? शिक्षा समाज का प्रतिबिंब होती है और ये सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने का काम करते हैं। फिर बात करते हैं राजनीतिक संदर्भ में ज्ञान निर्माण को प्रभावित करता है। किसको करता है? ज्ञान निर्माण को प्रभावित करता है। कैसे? तो सरकार और नीति निर्माता ये तय करते हैं कि पाठ्यक्रम में कौन सा विषय शामिल होगा। उदाहरण के लिए इतिहास की पुस्तकों में घटनाओं की व्याख्या राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावित होती है। मिचेल फोकल्ट ने बताया कि ज्ञान और सत्ता यानी जो पावर होती है उसका गहरा संबंध होता है जो समूह सत्ता में होता है और वही निर्धारित करता है कि कौन सा ज्ञान सत्य माना जाएगा, कौन सा ज्ञान सत्य माना जाएगा। फिर विद्यालय शिक्षा में इसका प्रभाव कैसे? तो पाठ्यक्रम का चयन सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। कुछ विषयों को अधिक महत्व मिलता है जबकि कुछ को कम मिलता है। इसका सकारात्मक पक्ष ये भी होता है, पॉजिटिव थॉट, कि शिक्षा समाज की जरूरतों के अनुसार बदलती रहती है। लेकिन नेगेटिव पक्ष ये भी होता है कि कभी कभी ये पक्षपाती बेस्ट भी हो जाती है, बेस्ट यानी अच्छी भी हो जाती है। अतः निर्माण को समझने के लिए सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है ताकि शिक्षा अधिक संतुलित और निष्पक्ष और समावेशी बन सके। नेक्स्ट आपके लिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि विषय वस्तु चयन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेप्ट कंटेंट सिलेक्शन की व्याख्या कीजिए। तो बात कर रहे हैं अगर प्रश्न संख्या 7 की, यानी विषय वस्तु चयन, कंटेंट सिलेक्शन। कंटेंट आपको वैसे कंटेंट की बात करें, आप मनोविक पढ़ते हैं, आप क्लास भी लेते हैं, आप नोट्स भी पढ़ते हैं या खुद के नोट्स भी बनाते हैं, ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको वो सेलेक्ट करना चाहिए, आपको अच्छा बेस्ट होना चाहिए कि आपको अच्छा उत्तम परिणाम कौन सा दे सकता है। मनोविक दे सकती है या कौन से नोट्स दे सकते हैं, या आपने अगर फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत विद्यार्थियों ने लिए थे नोट्स तो उनके रिजल्ट कैसा रहा है, उनको ये पता होना चाहिए कि हमको अच्छा क्या पढ़ना चाहिए। आप बीएड के विद्यार्थी हैं, आने वाले 1-2 साल के अंदर आप में से कोई बहुत विद्यार्थी टीचर लगेंगे। आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे या रीट की तैयारी करेंगे, तो उन्हीं में से आपको बोल सकता हूँ कि जैसे मान लो उसको अच्छा चयन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी विषय चयन करने के लिए प्रमुख सिद्धांत महत्वपूर्ण होता है। जैसे एक होता है उपयुक्तता। क्या होता है? उपयुक्तता यानी विषय वस्तु विद्यार्थियों के जीवन और समाज से संबंधित होनी चाहिए। फिर आयु और स्तर के अनुसार, यानी इसके अंदर बात करें तो सामग्री विद्यार्थियों की मानसिक और बौद्धिक क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए। तीसरा होता है क्रमबद्धता, यानी विषयों को सरल से कठिन की ओर व्यवस्थित किया जाए। अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? यानी आपको बहुत ही कम समय में और आपको सरल तरीके से पूरा सिलेबस आपको एक ही क्लास के अंदर तैयार करवा दिया जाए। साथ ही में ये नोट्स आपको मान के चलिए कि 50 से 60 पेज में मिल रहे हैं, यानी आपका जो पूरा सब्जेक्ट है अनुशासन और विषयों की समझ, यानी पूरा आपके लिए 50 से 60 पेज के अंदर आपने इस प्रकार से तैयार किया कि आपका पेपर भी अच्छा होगा, आपको कम टाइम में अच्छी तैयारी करने का मौका मिलेगा और आपके बेस्ट परसेंट भी विद्यार्थियों बनने वाले हैं। फिर चौथा पॉइंट आता है समग्रता। समग्रता की अगर बात करें, यानी विषय वस्तु में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का समावेश होना चाहिए। फिर 5वां पॉइंट है लचीलापन। लचीलापन कैसे? तो समय और परिस्थितियों के अनुसार विषय वस्तु में परिवर्तन संभव होना चाहिए। अगर बात करें कि रैल्फ टाइलर, उसने क्या कहा था कि पाठ्यक्रम निर्माण में उद्देश्यों के अनुसार विषय वस्तु चयन पर जोर दिया जाए और विद्यालय शिक्षा में इन सिद्धांतों का पालन करने से एक तो शिक्षा अधिक प्रभावी बनती है, विद्यार्थियों की रुचि बनी रहती है, सीखना स्थायी और सार्थक होता है। उसके साथ साथ यदि विषय वस्तु का चयन सही नहीं होगा तो शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए शिक्षक और पाठ्यक्रम निर्माता को इन सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए। अतः विषय वस्तु चयन एक सोच समझकर समझने की कही जाने वाली प्रक्रिया होती है जो शिक्षा की गुणवत्ता को निर्धारित करती है विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर, विद्यालय विषयों के पुनर्गठन। विद्यालय विषयों के पुनर्गठन की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों, विद्यालय विषयों का पुनर्गठन आधुनिक शिक्षा की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। बदलते सामाजिक, वैज्ञानिक, तकनीकी परिवेश के कारण पारंपरिक विषयों में बदलाव आवश्यक हो जाता है। पुनर्गठन की आवश्यकता के प्रमुख कारण होते हैं, पहला होता है ज्ञान का विस्तार करना। क्या होता है? ज्ञान का विस्तार, यानी नए नए विषय और जानकारी सामने आ रही है जिसे पाठ्यक्रम में शामिल करना आवश्यक होता है। दूसरा पॉइंट आता है समाज की बदलती आवश्यकताएं। समाज की बदलती आवश्यकताएं, यानी आज के समय में कौशल आधारित व्यवहारिक शिक्षा की आवश्यकता बढ़ गई। कैसे कौशल आधारित? कौन सी? यानी आपको लर्निंग बाय डूइंग, यानी आपको कोई भी काम अगर कर रहे हो तो आप करके सीखने पर, चाहे आज वो टेक्नोलॉजी के दौर में हो या आज एआई का स्तर है, यानी आज एआई के माध्यम से आज पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, आज अपने हाथ के माध्यम से या कला के माध्यम से कोई भी विद्यार्थी अगर आप आज खुद का आज अगर आप कार्य कर रहे हैं तो वो भी कौशल के आधारित है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही लक्ष्य के ऊपर आप निर्भर करें।
बहुत से विद्यार्थी अपने कला को महत्व देते हैं, चाहे वो जादूगर के रूप में, चाहे पढ़ाई के रूप में, चाहे ऑनलाइन कार्य के रूप में। बहुत ऐसे कार्य होते हैं जो कौशल के रूप में होते हैं। फिर तीसरा होता है तकनीकी शिक्षा, तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी डिजिटल शिक्षा और नई तकनीकों को शामिल करना। जैसे आप आज अभी यूट्यूब पे क्लास देख रहे हो, वो क्या है, एजुकेशनल AI के माध्यम से आप क्लास देख रहे हो, यूट्यूब के माध्यम से आप, आज का दौर है। चौथा पॉइंट है शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा, यानी लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन। यह पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या होता है, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन, यानी विद्यार्थियों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार विषयों को पुनर्गठित करना आवश्यक होता है। फिर आपके लिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि पोलो फ्रेयर ने शिक्षा को परिवर्तन का माध्यम बताया। क्या बताया, शिक्षा को परिवर्तन का माध्यम बताया और कहा कि पाठ्यक्रम को समय के अनुसार बदलना चाहिए। पुनर्गठन के तरीकों की बात करें तो एक होता है विषयों का एकीकरण, यानी इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट, परियोजना आधारित शिक्षण, व्यवहारिक और अनुभवात्मक शिक्षा। इसके लाभ क्या है, तो इससे लाभ होता है, एक तो शिक्षा अधिक प्रासंगिक और उपयोगी होती है, विद्यार्थियों में रचनात्मकता और सोचने की क्षमता बढ़ती है, शिक्षा समाज के विकास में सहायक होती है। हालांकि इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षक और उचित संसाधनों की आवश्यकता होती है। अतः विद्यालय विषयों का पुनर्गठन समय की बात होती है, मांग होती है, जिससे शिक्षा को आधुनिक और प्रभावी बनाया जा सकता है। अगला आपके लिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी केंद्रित अनुशासन, लर्नर ओरिएंटेड डिसिप्लिन की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमने अभी पॉइंट्स देखा था, आपके लिए क्वेश्चन भी आ गया, तो इसको ध्यान से लेकर अच्छे से कि शिक्षार्थी केंद्रित अनुशासन आधुनिक शिक्षा की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक नहीं बल्कि शिक्षार्थी होता है। कौन होता है, शिक्षक नहीं बल्कि शिक्षार्थी होता है, जो विद्यार्थी होता है वो होता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की रुचि, आवश्यकता, क्षमता और अनुभव के अनुसार शिक्षण को व्यवस्थित करना होता है। परंपरागत शिक्षा प्रणाली में शिक्षक प्रमुख भूमिका निभाता था, लेकिन विद्यार्थी केवल ज्ञान ग्रहण करता था। लेकिन शिक्षार्थी केंद्रित अनुशासन में विद्यार्थी सक्रिय भागीदार होता है और स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है विद्यार्थियों। फिर इस अनुशासन की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। जैसे पहला पॉइंट आता है कि विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, यानी विद्यार्थी केवल सुनने वाला नहीं हो बल्कि सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदार भी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है रुचि और आवश्यकता पर आधारित, यानी इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग, यानी शिक्षण सामग्री विद्यार्थियों की रुचि और जीवन से संबंधित होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, अनुभवात्मक शिक्षण, यानी विद्यार्थी अपने अनुभव के माध्यम से सीखता है और जिससे ज्ञान अधिक स्थायी बन सकता है। विद्यार्थियों जिन्होंने भी अभी तक एसपी क्लासेज बीकानेर को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आपके लिए क्लासेज लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि क्लास को लाइक किया करें और हाइप का बटन दबाया करें, ताकि हाइप के माध्यम से क्लास और भी विद्यार्थी तक पहुंचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट पॉइंट आएंगे, तो विद्यार्थी क्लास जल्दी पहुंचेंगे विद्यार्थियों। इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आपके लिए चौथा पॉइंट भी है इसके अंदर कि एक तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का समान होना चाहिए, यानी हर विद्यार्थी अलग होता है और इसलिए शिक्षण पद्धति में उसी अनुसार अपनाई जाती है। पांचवा पॉइंट है कि शिक्षक की भूमिका में परिवर्तन, यानी शिक्षक अब ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि मार्गदर्शक और सहयोगी होता है। जैसे कार्ल रोजर्स कहते हैं कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा पर विशेष बल देना। शिक्षार्थी केंद्रित अनुशासन के लाभ भी होते हैं, जैसे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और स्वतंत्र सोच विकसित होती है, सीखना अधिक रोचक और प्रभावी बनता है, रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमता बनती है। फिर हालांकि इसके लिए शिक्षक को विशेष प्रशिक्षण और संसाधनों की आवश्यकता होती है। अतः शिक्षार्थी केंद्रित अनुशासन शिक्षा को जीवंत और प्रभावी बनाता है तथा विद्यार्थियों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विद्यार्थियों। फिर आपके लिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक पुनर्निर्माण में विद्यालय विषयों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों, सामाजिक पुनर्निर्माण का अर्थ होता है कि समाज में व्याप्त समस्याओं को दूर करके एक बेहतर, न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज का निर्माण करना। इसमें शिक्षा और विशेष रूप से विद्यालय विषयों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय विषय केवल ज्ञान प्रदान नहीं करते बल्कि वे विद्यार्थियों के विचार, दृष्टिकोण और मूल्यों को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। फिर आता है पॉइंट आपके लिए कि विद्यालय विषयों की भूमिका निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है सामाजिक जागरूकता। सामाजिक जागरूकता, इतिहास, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र जैसे विषय विद्यार्थियों को समाज की समस्याओं, असमानता और अन्याय के बारे में जागरूक बनाते हैं। दूसरा पॉइंट है मूल्य शिक्षा, यानी विषयों के माध्यम से समानता, न्याय, सहिष्णुता और मानवता जैसे मूल्यों का विकास किया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, आलोचनात्मक सोच, यानी विद्यार्थी सामाजिक मुद्दों का विश्लेषण करना सीखते हैं और समाधान खोजने की क्षमता विकसित करते हैं। चौथा पॉइंट है व्यवहारिक ज्ञान, यानी शिक्षा को जीवन से जोड़कर विद्यार्थियों को समाज में योगदान करने के लिए तैयार किया जाता है। अगला पॉइंट आपके लिए कि पॉल फ्रेयर कहते हैं
कि शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का साधन बताया जाता है। किसको बताया जाता है? शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का साधन बताया और चेतना जागरण पर बल दिया गया था। फिर राष्ट्रीय निर्माण में अगर योगदान की बात करें तो विद्यालय विषय विद्यार्थियों में देशभक्ति, जिम्मेदारी और सामाजिक कर्तव्य की भावना विकसित करते हैं, जिसमें से वे एक अच्छे नागरिक बनते हैं। हालांकि यदि विषयों का चयन सही नहीं किया जाए या उनमें पक्षपात हो जाए तो समाज में असमानता भी बढ़ा सकते हैं। अतः विद्यालय विषय सामाजिक पुनर्निर्माण का एक शक्तिशाली माध्यम होता है जो समाज के अधिक न्यायपूर्ण और प्रगतिशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब फिर बात करते हैं, ये थे आपके लिए लघुतरात्मक क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे भाग 2 की, यानी आपके लिए बड़े वाले दीर्घोत्तरात्मक क्वेश्चन विद्यार्थियों। पहला क्वेश्चन है, अनुशासन, डिसिप्लिन, विषय, सब्जेक्ट और पाठ्यक्रम करिकुलम के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए तथा इनके परस्पर संबंधों का विश्लेषण कीजिए। विद्यार्थियों, अनुशासन का अर्थ केवल नियमों का पालन करना नहीं होता बल्कि एक व्यापक बौद्धिक संरचना होता है जिसके अंतर्गत किसी ज्ञान अर्थ का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। अनुशासन एक विशेष ज्ञान विज्ञान की शाखा को दर्शाता है, जैसे इतिहास, समाजशास्त्र, भौतिकी, मनोविज्ञान आदि होते हैं, जिसमें उस क्षेत्र के सिद्धांत, पद्धतियां और शोध प्रक्रियाएं और मान्यताएं शामिल होते हैं। फिर आता है अनुशासन ज्ञान के संगठन का उच्च स्तर भी होता है। क्या होता है? ज्ञान के संगठन का उच्च स्तर होता है और ये तय करता है कि ज्ञान को कैसे उत्पन्न किया जाए, उसकी सत्यता कैसे जांची जाए, जैसे विकसित किया जाता है। उदाहरण के लिए विज्ञान का अनुशासन प्रयोग और अवलोकन पर आधारित होता है, जबकि साहित्य का अनुशासन व्याख्या और अभिव्यक्ति पर केंद्रित होता है। फिर बात करते हैं कि शैक्षिक दृष्टिकोण से, यानी अनुशासन छात्रों में गहन चिंतन, अनुसंधान क्षमता, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। उसी के साथ केवल जानकारी नहीं देता बल्कि सोचने का तरीका भी सिखाता है। इस प्रकार अनुशासन शिक्षा का दार्शनिक और बौद्धिक आधार होता है जो ये निर्धारित करता है कि किसी विषय को कैसे समझा और सिखाया जाए। फिर आपके लिए दूसरा पॉइंट आता है विषय की अवधारणा। विषय सब्जेक्ट क्या होता है? तो विषय अनुशासन का एक व्यवहारिक और शैक्षणिक अनुकूल स्वरूप होता है। ये किसी अनुशासन के अंतर्गत आने वाले ज्ञान का एक चयनित और व्यवस्थित भाग होता है जिसे विद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर पढ़ाया जाता है। उदाहरण के लिए इतिहास एक अनुशासन है, जबकि भारतीय इतिहास या मध्यकालीन इतिहास एक विषय होते हैं। समझ में आ गया आपको? फिर आता है विषय का उद्देश्य ज्ञान को छात्रों को उस स्तर के अनुसार सरल, संगठित और प्रस्तुत करना होता है, जबकि तथ्यों, अवधारणाओं और सिद्धांतों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि छात्र उन्हें आसानी से समझ सके। विषय का स्वरूप अधिक व्यवहारिक होता है, जबकि क्योंकि यह सीधे शिक्षण प्रक्रिया से जुड़ा होता है। विषय का चयन, संरचना शैक्षिक उद्देश्यों, छात्रों की आयु, समाज की आवश्यकताओं और समय के अनुसार बदलती रहती है। उदाहरण के लिए आज के समय में कंप्यूटर विज्ञान के पर्यावरण अध्ययन जैसे विषयों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। इस प्रकार विषय अनुशासन और पाठ्यक्रम के बीच एक कड़ी का कार्य करता है और ये अनुशासन के सिद्धांतों को व्यवहारिक वास्तविक शिक्षण सामग्री में परिवर्तन लाता है। फिर छात्रों तक ज्ञान को प्रभावी ढंग से पहुंचाने में सहायक भी होता है पाठ्यक्रम की अवधारणा। तीसरा पॉइंट क्या है? पाठ्यक्रम की अवधारणा विद्यार्थियों। तो पाठ्यक्रम शिक्षा की संपूर्ण योजना, इसके अंदर टोटल प्लान ऑफ एजुकेशन, ये एक केवल विषयों की सूची नहीं होता बल्कि इसमें यह भी शामिल होता है कि क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए और कब पढ़ाया जाए, किस उद्देश्य से पढ़ाया जाए। पाठ्यक्रम में शिक्षण विषय वस्तु जैसे शिक्षण विधियां, मूल्यांकन प्रक्रिया और सह पाठ्यक्रम गतिविधियां आदि जैसे शामिल होते हैं। पाठ्यक्रम शिक्षा का मार्गदर्शक होता है जो ये सुनिश्चित करता है कि शिक्षण प्रक्रिया व्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण, प्रभावी हो। ये छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, जिसमें बौद्धिक, भावात्मक और सामाजिक और नैतिक विकास शामिल होता है। फिर आता है कि पाठ्यक्रम समय और समाज के अनुसार बदलता है। पाठ्यक्रम क्या करता है? समय और समाज के अनुसार बदलता है। उदाहरण के लिए आधुनिक पाठ्यक्रम में कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल शिक्षा, जीवन कौशल, लाइफ स्किल को भी शामिल किया जा रहा है। इस प्रकार पाठ्यक्रम शिक्षा का व्यवहारिक ढांचा होता है जिसमें विषय और अनुशासन दोनों का समन्वय होता है। ये शिक्षा को एक दिशा देता है जिसमें सुनिश्चित करता है कि छात्र निर्धारित विषयों को प्राप्त कर सके। चौथा पॉइंट क्या है? अनुशासन विषय और पाठ्यक्रम के बीच अंतर होना। अनुशासन विषय और पाठ्यक्रम के बीच अंतर होना, यानी अनुशासन विषय और पाठ्यक्रम तीनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये विभिन्न अवधारणाएं, अनुशासन ज्ञान का व्यापक होता है जबकि सैद्धांतिक क्षेत्र है, जबकि विषय उसी अनुशासन का एक सीमित और शिक्षण अनुकूल भाग होता है। दूसरी ओर पाठ्यक्रम इस विषयों को संगठित करके एक समग्र शैक्षिक योजना तैयार करता है। अनुशासन का दायरा सबसे व्यापक होता है क्योंकि इसमें संपूर्ण ज्ञान क्षेत्र शामिल होता है। विषय का दायरा सबसे छोटा होता है क्योंकि केवल ज्ञान चयनित ज्ञान को प्रस्तुत करता है। पाठ्यक्रम का दायरा व्यवहारिक होता है क्योंकि यह शिक्षण प्रक्रिया को निर्देशित करता है। अनुशासन का उद्देश्य ज्ञान का विकास करना होता है, विषय का उद्देश्य ज्ञान को सिखाना होता है और पाठ्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा को प्रभावी बनाना होता है। इस प्रकार तीनों का कार्य अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं।
5वां पॉइंट आपके लिए अनुशासन और विषयों का संबंध होना। अनुशासन और विषय का संबंध की अगर बात करें तो अनुशासन और विषय के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। कैसे संबंध होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। अनुशासन विषय एक ही भाग होता है, उसी से अपनी सामग्री और संरचना प्राप्त करता है। अनुशासन ये निर्धारित करता है कि विषय में कौन सी सिद्धांत अवधारणाएं शामिल होंगी। फिर उदाहरण के लिए गणित एक अनुशासन है, जबकि बीजगणित और ज्यामिति एक उसके विषय होते हैं। जिस विषय अनुशासन के सिद्धांतों को सरल व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना ताकि उन्हें छात्र आसानी से समझ सके। ये संबंध गतिशील होते हैं। जैसे जैसे अनुशासन में नए शोध और विकास होते हैं, वैसे वैसे विषय की सामग्री भी बदलती रहती है। इस प्रकार विषय में अनुशासन के विकास का प्रतिबिंब होता है। विषय और पाठ्यक्रम का संबंध। अगला पॉइंट छठा, विषय और पाठ्यक्रम का संबंध की अगर बात करें तो विषय और पाठ्यक्रम के बीच भी महत्वपूर्ण संबंध होता है। पाठ्यक्रम विषयों का संगठन समन्वय करता है और ये तय करता है कि कौन सा विषय कब और कैसे पढ़ाया जाए। पाठ्यक्रम विषयों को एक क्रम और संरचना प्रदान करता है, जिसमें शिक्षण प्रक्रिया व्यवस्थित होती है। उदाहरण के लिए गणित के पाठ्यक्रम में पहले सरल अवधारणाएं दिखाई जाती है और फिर धीरे धीरे विषयों को विवरण पढ़ा जाता है। पाठ्यक्रम यह भी सुनिश्चित करता है कि सभी विषयों के बीच संतुलन बनाए रहे और छात्रों को समग्र विकास होता रहे। इस प्रकार विषय पाठ्यक्रम का आधार होता है और पाठ्यक्रम उन्हें एक दिशा प्रदान करता है। 7वां पॉइंट आपके लिए कि अनुशासन और पाठ्यक्रम का संबंध, यानी अनुशासन और पाठ्यक्रम के बीच संबंध अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण होता है। पाठ्यक्रम का निर्माण अनुशासन के सिद्धांतों और ज्ञान के आधार पर किया जाता है। अनुशासन ये तय करता है कि कौन सा ज्ञान महत्वपूर्ण है और पाठ्यक्रम उसे शिक्षण के अनुसार प्रस्तुत करता है। विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न बड़ा वाला आपके लिए है कि ज्ञान के ऐतिहासिक विकास का विश्लेषण करते हुए ये बताइए कि ये विकास विद्यालय विषयों को कैसे प्रभावित करता है। ज्ञान का ऐतिहासिक विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसमें मानव सभ्यता के साथ साथ ज्ञान के स्वरूप, स्रोत, पद्धतियों और उद्देश्यों में परिवर्तन होता है। यानी जो प्रारंभिक ज्ञान अनुभव के आधार पर, परंपरा के आधार पर आधारित होता है, वो क्या करता है? तर्क संगत और व्यवस्थित रूप से विकसित होता है। और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ नॉलेज कहा जाता है। फिर ज्ञान का विकास केवल तथ्यों के संचय तक सीमित नहीं होता, बल्कि सोचने के तरीकों, वे ऑफ थिंकिंग, अनुसंधान पद्धतियां यानी रिसर्च, मेथोडोलॉजिकल और सत्य के मानदंडों में परिवर्तन को भी दर्शाता है। उदाहरण के लिए प्राचीन काल में क्या होता है कि प्राचीन काल में धार्मिक और दार्शनिक ज्ञान प्रमुख होता, मध्यकाल में आस्था और परंपरा का बना, जबकि आधुनिक युग में विज्ञान और तर्क का प्रभुत्व स्थापित हुआ है। फिर आज विकास समाज, संस्कृति और तकनीकी प्रगति और आर्थिक परिवर्तनों से गहराई से जुड़ा होता है। इसलिए ज्ञान का स्वरूप स्थिर नहीं रहता, बल्कि समय के साथ बदलता है और विस्तारित होता है। यही कारण है कि शिक्षा प्रणाली को भी समय के साथ समय समय पर अद्यतन या बदलना, अपडेट करना पड़ता है। प्राचीन काल में ज्ञान के अगर स्वरूप की बात करें, एक क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा जाता है कि प्राचीन काल और नवीन ज्ञान में आप अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्राचीन काल में ज्ञान का स्वरूप कैसा है? तो प्राचीन काल में ज्ञान मुख्यतः धार्मिक, दार्शनिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित था। इस समय ज्ञान का स्रोत वेद, उपनिषद, धार्मिक ग्रंथों, गुरु की शिक्षाएं देती। ज्ञान मौखिक परंपरा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा जाता था। इस काल में ज्ञान का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं था, बल्कि व्यक्ति के चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग और आध्यात्मिक विकास पर अधिक जोर देता। फिर शिक्षा प्रणाली गुरुकुल या आश्रम पर आधारित होती, जहां शिक्षक और छात्र का संबंध अत्यंत घनिष्ठ होता। ज्ञान को समग्र रूप से देखा जाता है, जैसे धर्म, दर्शन, विज्ञान और कला का कोई स्पष्ट विभाजन नहीं होता। उदाहरण के लिए गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा भी आर्थिक, धार्मिक संदर्भों के साथ जुड़े हुए हैं और इस काल का प्रभाव आज भी विद्यालय विषयों में नैतिक शिक्षा, योग और सांस्कृतिक अध्ययन के रूप में दिखाई देता है। ये दर्शाता है कि ज्ञान का प्रारंभिक स्वरूप शिक्षा में मूल्यों और परंपराओं को महत्व देता था। तीसरा पॉइंट आता है मध्यकाल में ज्ञान का विकास। कौन सा पॉइंट है विद्यार्थियों? मध्यकाल में ज्ञान का विकास, यानी मध्यकाल में ज्ञान का स्वरूप धार्मिक और पारंपरिक विचारों से अधिक प्रभावित था। इस समय शिक्षा का केंद्र धार्मिक संस्थान, मदरसे, मठ और तरस थे। ज्ञान का उद्देश्य मुख्यतः धार्मिक शिक्षाओं का प्रचार प्रसार और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना था। इस काल में तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अपेक्षा आस्था और परंपरा को अधिक महत्व दिया जाता। हालांकि कुछ समय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति भी है, जैसे गणित हो गया, चिकित्सा, खगोल शास्त्र में अरब और इस्लामी विद्वानों ने योगदान दिया। ज्ञान का प्रसार सीमित था और ये केवल विशेष वर्ग तक सीमित नहीं था, बल्कि शिक्षा में रटने और अनुकरण पर अधिक जोर दिया जाता था। मध्यकालीन ज्ञान का प्रभाव आज भी कुछ विद्यालय विषयों में पारंपरिक दृष्टिकोण और धार्मिक अध्ययन और सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि इस काल की सीमाएं आधुनिक शिक्षा में सुधार की आवश्यकता को दर्शाती है। फिर चौथा पॉइंट है आधुनिक काल में ज्ञान का विकास। आधुनिक काल में ज्ञान का विकास, तो आधुनिक काल में ज्ञान का स्वरूप वैज्ञानिक, तर्क संगत और अनुभवजन्य हो गया था। ये परिवर्तन पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ। इस काल में प्रयोग
अवलोकन और तर्क के ज्ञान को मुख्य आधार के रूप में स्वीकार किया गया था। ज्ञान का स्वरूप केवल समझना नहीं होता, बल्कि समस्याओं का समाधान करना, जीवन को बेहतर बनाना भी होता है। विश्व का स्पष्ट विभाजन जैसे भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र आदि, इसके अंदर शिक्षा प्रणाली संगठित और औपचारिक शामिल हो गई थी। आधुनिक काल का ज्ञान विद्यालय विषयों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जैसे विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान के अलग अलग विषय, प्रयोगशाला कार्य, इंटरनेट प्रोजेक्ट आदि इसके अंदर शामिल होते हैं। अगला 5 पॉइंट है उत्तर आधुनिक काल और समकालीन ज्ञान। तो समकालीन युग में ज्ञान का स्वरूप बहुआयामी और अंतर विषयक हो गया। अब ज्ञान को केवल एक विषय तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि विभिन्न विषयों के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है। और डिजिटल तकनीक, इंटरनेट और वैश्वीकरण ने ज्ञान के प्रसार को अत्यंत तेज और व्यापक बना दिया। अब ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, डिजिटल संसाधनों से भी माध्यम से उपलब्ध होता है। चौथा प्रश्न है कि अनुशासन और विषय की अवधारणा में परिवर्तन को विश्लेषण कीजिए तथा आधुनिक शिक्षा में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन और विषय 2 मूलभूत अवधारणाएं जिनके आधार पर ज्ञान का संगठन और शिक्षण प्रक्रिया संचालित होती है। परंपरागत रूप से अनुशासन को ज्ञान के एक स्तर और स्वतंत्र शाखा के रूप में देखा जाता है और शिक्षण अनुकूल भाग के रूप में देखा जाता है, लेकिन समय, समाज, विज्ञान और तकनीकी विकास के साथ इन दोनों को अवधारणाएं व्यापक परिवर्तन आया है। आज के युग में ज्ञान की प्रकृति बहुआयामी, अंतर्विषयक और गतिशील हो गई है, जिसके कारण अनुशासन और विषय की सीमाएं लचीली हो गई है। इस परिवर्तन को समझना आधुनिक शिक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। पहला पॉइंट है अनुशासन की पारंपरिक अवधारणा। अनुशासन डिसिप्लिन की पारंपरिक अवधारणा की अगर बात करें तो परंपरागत दृष्टिकोण में अनुशासन को ज्ञान की एक सुव्यवस्थित, स्वतंत्र और विशिष्ट शाखा माना जाता है, जिसमें अपने सिद्धांत, पद्धतियां और अध्ययन का क्षेत्र स्पष्ट रूप से निर्धारित होता है, जैसे भौतिकी, रसायन, इतिहास, अर्थशास्त्र शामिल होते हैं। इस दृष्टिकोण में अनुशासन की सीमाएं निश्चित, कठोर होती है। प्रत्येक अनुशासन प्रत्येक भाग में पूर्ण माना जाता है और अन्य अनुशासनों से उसका संबंध सीमित होता है। शिक्षा में जो विषयों को अलग अलग पढ़ाया जाता है, जिससे छात्रों को एक ही विषय की गहराई से मिलती थी, लेकिन व्यापक दृष्टिकोण विकसित नहीं हो पाता। इस प्रकार पारंपरिक अनुशासन ज्ञान के संगठन को व्यवस्थित तो करता था, लेकिन ये बदलती सामाजिक और व्यवहारिक आवश्यकताओं को पूरी तरह बदल नहीं सकता या पूरी तरह नहीं कर पाता है। दूसरा पॉइंट है विषय की पारंपरिक अवधारणा। विषय की पारंपरिक अवधारणा यानी विद्यार्थियों विषय का अनुशासन के एक भाग के रूप में देखा जाता है, जिससे छात्रों के स्तर के अनुसार सरल और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए गणित के अंतर्गत बीजगणित, ज्यामिति आदि विषय होते हैं। पारंपरिक शिक्षा में विषयों का चयन निश्चित और स्थिर होता है, इसलिए शिक्षण प्रक्रिया मुख्यतः शिक्षक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड होती थी और रटने, रोट लर्निंग और अधिक पर जोर दिया जाता। विषयों के बीच कोई विशेष संबंध स्थापित नहीं किया जाता। इस दृष्टिकोण में विषयों का उद्देश्य केवल ज्ञान का हस्तांतरण करना न था, न कि छात्रों में आलोचनात्मक सोच या रचनात्मकता का विकास करना। आगे तीसरा पॉइंट आता है अनुशासन की बदलती अवधारणा। अनुशासन की बदलती अवधारणा यानी आधुनिक युग में अनुशासन की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया है। अब अनुशासन को एक स्तर और सीमित ज्ञान क्षेत्र के रूप में नहीं, बल्कि गतिशील और विकसित होने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। आज अनुशासन के बीच की सीमाएं धुंधली हो गई है, अंतर्विषयक दृष्टिकोण बहुविकसित हुआ है। उदाहरण के लिए पर्यावरण अध्ययन, जैव प्रौद्योगिकी, डेटा साइंस जैसे क्षेत्र कई अनुशासनों के संयोजक से रूप से होते हैं। अब अनुशासन का उद्देश्य केवल ज्ञान का विकास नहीं होता, बल्कि वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान भी होता है। इसके लिए विभिन्न अनुशासनों के ज्ञान का समन्वय आवश्यक होता है। फिर चौथा पॉइंट है विषय की बदलती अवधारणा। विषय की बदलती अवधारणा यानी विषय की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। अब विषय केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं होता, बल्कि एक कौशल विकास, रचनात्मकता, समस्या समाधान का साधन बन गया है। आज विषयों के अंतर्विषयक दृष्टिकोण से पढ़ाया जाता रहे और जहाँ विभिन्न विषयों के बीच संबंध स्थापित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स शिक्षा के विभिन्न विषयों को एक साथ जोड़ा जा रहा है। विषयों की सामग्री भी समय के अनुसार बदलती रहती है। अब डिजिटल शिक्षा, जीवन कौशल, व्यवहारिक शिक्षा को भी विषयों में शामिल किया जा रहा है। इस प्रकार अब विषय अधिक लचीले, प्रासंगिक और छात्र केंद्रित हो गए हैं। विद्यार्थियों, पांचवा क्वेश्चन रहने वाला है कि विद्यालय पाठ्यक्रम में अनुशासनात्मक ज्ञान की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। विद्यार्थियों, विद्यालय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल जानकारी प्रदान करना नहीं, बल्कि ज्ञान को व्यवस्थित रूप से समझाना, सोचने की क्षमता विकसित करना और व्यक्तित्व का समग्र विकास करना बताया गया है।
इस संदर्भ में अनुशासनात्मक ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुशासनात्मक ज्ञान का अर्थ होता है ऐसा ज्ञान जो किसी विशिष्ट अनुशासन जैसे विज्ञान, गणित, इतिहास, साहित्य आदि के सिद्धांतों, अवधारणाओं, पद्धतियों और संरचनाओं पर आधारित हो। विद्यालय पाठ्यक्रम में अनुशासनात्मक ज्ञान को आधार बनाकर विषयों का चयन और संगठन किया जाता है, परंतु आधुनिक शिक्षा में इस अवधारणा का समालोचनात्मक परीक्षण आवश्यक हो गया है, क्योंकि बदलती सामाजिक, तकनीकी और वैश्विक परिस्थितियों में केवल अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं माना जा सकता। फिर आपके लिए अगला पॉइंट है कि अनुशासनात्मक ज्ञान की अवधारणा। तो अगर बात करें विद्यार्थियों अनुशासनात्मक ज्ञान की अवधारणा की, तो अनुशासनात्मक ज्ञान उस व्यवस्थित और संगठित ज्ञान को कहा जाता है जो किसी विशेष ज्ञान क्षेत्र के सिद्धांतों, नियमों और अनुसंधान पद्धतियों पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए विज्ञान में प्रयोग, अवलोकन, इतिहास में स्रोतों का विश्लेषण और गणित में तार्किक सिद्धांत अनुशासनात्मक ज्ञान के भाग माने गए। ये ज्ञान केवल तथ्यों का संग्रह नहीं करता, बल्कि ये सोचना, कैसे सोचना है, हाउ टू थिंक, और कैसे जानना यानी हाउ टू नो, उसको सिखाता है। इस प्रकार ये छात्रों में विश्लेषणात्मक सोच, तार्किक क्षमता और समस्या समाधान की योग्यता विकसित करता है। फिर विद्यालय पाठ्यक्रम में अनुशासनात्मक ज्ञान को शामिल करने का उद्देश्य छात्रों की ज्ञान की गहराई और संरचना से परिचित करना बताया गया है, ताकि वे किसी भी विषय को सतही ज्ञान से नहीं बल्कि गहराई से समझ सके। नेक्स्ट आपके लिए दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है विद्यालय पाठ्यक्रम में अनुशासनात्मक ज्ञान की आवश्यकता। यानी विद्यार्थियों, विद्यालय पाठ्यक्रम में अनुशासनात्मक ज्ञान का समावेश इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये ज्ञान शिक्षा को व्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण बनाता है। प्रत्येक विषय अपने अनुशासन के आधार विकसित होता है, जिससे ज्ञान का क्रमबद्ध विकास संभव होता है। अनुशासनात्मक ज्ञान छात्रों को यह समझने में मदद करता है कि ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, उसकी सत्यता कैसे परखी जाती है और कैसे उसे लागू किया जाता है। उदाहरण के लिए विज्ञान के अनुशासन में प्रयोगात्मक विधि छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। इसके अलावा अनुशासनात्मक ज्ञान शिक्षा में गहराई और विशेषज्ञता को बढ़ावा देता है। यह छात्रों को किसी विशेष क्षेत्र में दक्ष बनने में सहायता प्रदान करता है, जो उनके भविष्य के करियर के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आपके लिए कि संज्ञानात्मक विकास में भूमिका। अगर बात करें संज्ञानात्मक विकास में भूमिका, तो विद्यार्थियों अनुशासनात्मक ज्ञान छात्रों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उनकी सोचने, समझने और विश्लेषण करने की क्षमता को विकसित करता है। विभिन्न अनुशासन अलग अलग प्रकार की सोच विकसित करते हैं, जैसे गणित तार्किक सोच यानी लॉजिकल थिंकिंग उसको विकसित करता है, विज्ञान जिज्ञासा और प्रयोगशीलता को बढ़ावा देता है, और इतिहास विश्लेषणात्मक डाटा आलोचना या उसको कमियां निकालना, पुराने गहन अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार अनुशासनात्मक ज्ञान छात्रों के मानसिक विकास को समृद्ध बनाता है और उन्हें जटिल समस्याओं को समझने और हल करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट आपके लिए चौथा पॉइंट कौन सा है? चौथा पॉइंट है मूल्य एवं दृष्टिकोण के विकास में योगदान। तो साथियों, मूल्य और दृष्टिकोण के विकास में योगदान की अगर बात करें तो अनुशासनात्मक ज्ञान केवल बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि ये छात्रों के मूल्यों और दृष्टिकोण को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए विज्ञान का अध्ययन छात्रों में तर्क संगतता और वस्तुनिष्ठता को विकसित करता है, जबकि सामाजिक विज्ञान छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता और नैतिकता को बढ़ावा देता है। इस प्रकार अनुशासनात्मक ज्ञान छात्रों को एक जिम्मेदार नागरिक बनने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट है पाठ्यक्रम निर्माण में भूमिका। अगर पाठ्यक्रम निर्माण में भूमिका की बात करें तो विद्यालय पाठ्यक्रम का निर्माण अनुशासनात्मक ज्ञान के आधार पर किया जाता है। विषयों का चयन, उसकी सामग्री और उसकी संरचना सभी अनुशासन के सिद्धांतों पर निर्भर करते हैं। अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पाठ्यक्रम को एक ऐसा स्पष्ट दिशा और संरचना प्रदान करता है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि शिक्षा व्यवस्थित और संतुलित हो। हालांकि केवल अनुशासनात्मक आधार पर पाठ्यक्रम बनाने में यह कठोर हो सकता है, इसलिए इसमें लचीलापन भी आवश्यक होता है। विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपके लिए जो गेस्ट पेपर आते हैं, हमसे किसी भी पेपर का एग्जाम का है, हम गेस्ट पेपर है वो व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड करते हैं। इससे या क्या होता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसी क्लास के द्वारा या मान लो जो पीडीएफ नोट्स है उसके द्वारा जो समावेश करके हमने यानी 10 से 15 क्वेश्चन बनाते हैं वो आपके लिए भेजते हैं। साथ में आपको पीडीएफ नोट्स कैसे लेने हैं या कोई भी अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको वहां से हर अपडेट मिल सके। उसके अंदर व्हाट्सएप चैनल का ये बेनिफिट भी है कि चाहे कोई लड़की है या कोई भी मान लो सिक्योरिटी चाहते हैं कि हमारा नंबर किसी को नहीं पता चले, तो व्हाट्सएप चैनल ये सुरक्षा प्रदान करता है कि व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से किसी की नंबर लीक नहीं होता है, किसी का नंबर भी शेयर नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ही सिक्योरिटी का माध्यम है।
नेक्स्ट बात करें, छठा ऑप्शन है, छठा ऑप्शन कौन सा है, समालोचनात्मक दृष्टिकोण सीमाएं, यानी अनुशासनात्मक ज्ञान की भूमिका महत्वपूर्ण होने के बावजूद उसकी कुछ सीमाएं भी है। जैसे पहला होता है संकीर्णता, यानी ये दृष्टिकोण विषयों को अलग अलग रखता है जिससे अंतर विषयक समझ विकसित नहीं हो पाती। दूसरा है व्यवहारिकता की कमी, यानी कभी कभी अनुशासनात्मक ज्ञान अत्यधिक सिद्धांतिक हो जाता है जिससे उसका वास्तविक जीवन में उपयोग कठिन हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, अगला आता है छात्र केंद्रितता की कमी, यानी ये दृष्टिकोण अक्सर शिक्षक केंद्रित होता है जिससे छात्रों की सक्रिय भागीदारी कम होती है। बदलते समय के साथ असंगति की बात करें तो जैसी तेजी से बदलती दुनिया बदल रही है, केवल पारस्परिक अनुशासन कार्य पर्याप्त नहीं होगा। आधुनिक दृष्टिकोण की बात करें, इन विषयों को या सीमाओं को दूर करने के लिए आधुनिक शिक्षा में अंतर विषयक और समेकित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। अब पाठ्यक्रम में ऐसे विषय शामिल किए जा रहे हैं जो विभिन्न अनुशासनों के ज्ञान को एक साथ जोड़ते हैं, जैसे पर्यावरण अध्ययन, STEM शिक्षा आदि। ये दृष्टिकोण छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझने और हल करने में अधिक सक्षम बनाता है। विद्यार्थियों, अगला छठा प्रश्न है कि विद्यालय में विभिन्न अनुशासनात्मक क्षेत्रों का वर्णन करते हुए उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों, विद्यालय शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी प्रदान नहीं करना होता, बल्कि ज्ञान को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना और छात्रों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना भी होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ज्ञान को विभिन्न अनुशासनात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक अनुशासन अपने विशिष्ट सिद्धांतों, अवधारणाओं और पद्धतियों के माध्यम से छात्रों में अलग अलग प्रकार की बौद्धिक एवं व्यवहारिक क्षमताओं का विकास करता है। इसलिए विद्यालय पाठ्यक्रम में विभिन्न अनुशासनात्मक क्षेत्रों का समावेश अत्यंत आवश्यक होता है। उसके बाद पहला पॉइंट आता है भाषा एवं साहित्य, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी भाषा और साहित्य शिक्षा का आधार माने जाते हैं और ये अनुशासन छात्रों को पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने की क्षमता प्रदान करता है। हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाएं इनके अंतर्गत होती है। भाषा के माध्यम से छात्र अपने विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करना सीखते हैं, जबकि साहित्य उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों से परिचित कराता है। कविता, कहानी, नाटक आदि के माध्यम से छात्रों में संवेदनशीलता, कल्पना शक्ति और रचनात्मकता का विकास होता है। अगर हम इसके महत्व की बात करें, एक तो इसके अंदर संप्रेषण कौशल का विकास होता है, उसके साथ साथ रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और कल्पना शक्ति का विस्तार होता है, यानी छात्र के अंदर सोचने का विकास होता है। सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों का संरक्षण करता है। दूसरा बढ़ता है गणित, यानी मैथमेटिक्स, यानी गणित एक तार्किक और विश्लेषणात्मक अनुशासन है। उसके अंदर सोचने की, उसके अंदर जिज्ञासा, उसके अंदर सरल सवाल को हल करने का, जो संख्याओं, आकृतियों और पैटर्न का अध्ययन करता है। ये छात्रों में तार्किक सोच, जो उसका दिमाग है वो तेजी से चलने लगता है, समस्या समाधान, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है। फिर बात करें, गणित का उपयोग केवल दैनिक जीवन में व्यापक रूप से होता है, जैसे माप करना, गणना करना, बनाना, बजट बनाना। ये विज्ञान और तकनीकी विषयों का आधार भी माना गया है। महत्व की बात करें, तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच का विकास होता है, समस्या समाधान की क्षमता में वृद्धि होती है, अन्य विषयों के लिए आधार माना गया है। फिर तीसरा पॉइंट है विज्ञान, साइंस। साइंस की बात करें विद्यार्थियों, तो साइंस प्राकृतिक घटनाओं और नियमों का अध्ययन कराता है। विज्ञान क्या करता है, ये प्राकृतिक घटनाओं, जिसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया आ जाए, चाहे जियोलॉजी आ जाए या मान लो बायोलॉजी, कोई भी प्रकार की जो घटनाएं होती है उसका अध्ययन कराता है, जिसके अंदर भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान आदि शामिल होते हैं। विज्ञान छात्रों में जिज्ञासा करता है, खोज की प्रवृत्ति, जैसे कौन से वैज्ञानिक ने कौन सी प्रवृत्ति की है, कौन से ने चांद पर लोग भेजे, ये सब विज्ञान बताता है हमें। खोज की प्रवृत्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये सब विकसित करता है। विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र से छात्र प्रयोग, एक्सपेरिमेंट और अवलोकन उसके माध्यम से सीखते हैं और उन्हें ये अंधविश्वास से दूर रखकर तर्क संगत सोच विकसित करने में मदद करता है। अगर हम इसके महत्व की बात करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्क संगत का विकास होता है, उसके साथ पर्यावरण और प्रकृति की समझ आती है और तकनीकी प्रगति में योगदान भी देखने को मिलता है। अगला चौथा विषय जो सबके लगभग विद्यार्थियों के है, सामाजिक विज्ञान, यानी आपके सबके विषय, आपको सारे सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छे से शॉर्टली याद होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के अंदर, सोशल साइंस के अंदर सामाजिक विज्ञान मानव समाज और उसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। आपको भी पता है सामाजिक का मतलब क्या होता है, समाज का अध्ययन करना, जिसके अंदर चाहे इतिहास की बात करें या भूगोल की बात करें, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, कोई भी सब्जेक्ट आपका, चाहे फिलोसॉफी है या इकोनॉमिक्स है या सोशोलॉजी है, ये सब किससे निकले हुए, ये सब सोशोलॉजी से निकले हुए। यानी एक ऐसा समाज जिसके अंदर हम जैसे मान लो चाहे अतीत का अध्ययन करें, चाहे भी वर्तमान का करें या आगे फ्यूचर का कोई प्रकार का पॉलिटिक्स का अध्ययन करें, वो सब सामाजिक अध्ययन के अंदर आता है। यह अनुशासन छात्रों को समाज, संस्कृति और परंपरा और सामाजिक समस्याओं की समझ प्रदान करता है। इससे एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। अगर इसके महत्व की बात करें तो सामाजिक जागरूकता और नागरिकता का विकास होता है, इतिहास और संस्कृति की समझ होती है, सामाजिक समस्याओं के समाधान की क्षमता भी विकसित होती है। फिर आता है कला शिक्षा, आर्ट एजुकेशन, यानी ये कला शिक्षा में चित्रकला, संगीत, नृत्य, नाटक आदि शामिल होते हैं। ये अनुशासन छात्रों की रचनात्मकता और अभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है। कला के माध्यम से छात्र अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखते हैं और उनमें सौंदर्य बोध विकसित होता है।
इसके अगर महत्व की बात करें तो रचनात्मकता और अभिव्यक्ति का विकास होता है, भावनात्मक संतुलन और आत्मविश्वास, सांस्कृतिक समृद्धि, ये सब इसके अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है छठा, शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन। इसके अंदर भी पता होना चाहिए कि शारीरिक शिक्षा छात्रों के शारीरिक विकास और स्वास्थ्य पर केंद्रित होती है, जिसमें खेल कूद, योग, व्यायाम शामिल होते हैं। यह अनुशासन छात्रों के अनुशासन, टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता का विकास करता है। अगर इसके महत्व की बात करें, शारीरिक स्वास्थ्य और फिटनेस होता है, मानसिक संतुलन और तनाव नियंत्रण होता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है। फिर बात करते हैं सातवां पॉइंट है व्यावसायिक एवं कौशल शिक्षा। व्यावसायिक एवं स्किल एजुकेशन डेवलपमेंट कैसे होता है आपका, ये सब आपको पता होना चाहिए। सातवां पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है सभी विद्यार्थियों के लिए। तो ये अनुशासन छात्रों को व्यवहारिक कौशल एवं रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान करता है। यानी आप अगर शिक्षा एजुकेशन आपने प्राप्त कर ली, लेकिन आप उसके काबिल नहीं है कि आप अपना रोजगार, अपना खुद का भी एक स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो लाखों विद्यार्थी बीएड करते हैं वो सभी के सभी गवर्नमेंट टीचर लगते हैं। ये मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि लाखों विद्यार्थी बीएड करते हैं या बीएससी करते हैं तो सभी के सभी गवर्नमेंट टीचर बनते हैं, ऐसा कतई नहीं होता है। उनमें से मात्र 10 से 15% भी लग पाते हैं। बाकी का भी अपना स्किल होना चाहिए। अगर हमने बीएड की है, अगर हमने एमए किया है, कोई भी कोर्स किया है, तो हम उस शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कार्य करें जहां से हमें याद करें, ये मेरा मानना है। बाकी इसके अंदर कंप्यूटर शिक्षा, तकनीकी, हस्तशिल्प, आप हाथ से ऐसी अनेक चीजें बना सकते हैं जो समाज के अंदर आपके द्वारा समझी जाए, आपके द्वारा प्रस्तुत की जाए, या उसके द्वारा आपका दिमाग अगर बहुत ज्यादा एक्टिविटी है तो उसके अंदर भी आप अपना नाम कर सकते हैं। इस प्रकार से स्किल के आधार पर, अपने खेल के आधार पर, अपने नाम के आधार पर, जैसे मैं आपके लिए ऑनलाइन शिक्षा बनवा रहा हूँ, या मान लो आपके लिए जो ऑनलाइन शिक्षा यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा रहा हूँ, तो आप सोच के देखिए कितनी मेहनत लगी होगी आपके द्वारा जो ये शिक्षा आप तक पहुंचाई जा रही है। ये छात्रों को आत्मनिर्भर बनने और रोजगार प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। अगर हम खुद अपना कार्य स्टार्ट करें तो आज सोचिए देश के अंदर कितना महत्व और कितना ज्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि सभी लोग सोच लेते हैं कि आज इतने लोग बीएड धारी बैठे हैं, इतने लोग एमए धारी बैठे हैं, लेकिन वो बेरोजगार है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उन्हें अवसर प्रदान करती है। हर प्रकार से हमें क्वालिफिकेशन होता है, हम प्रकार की हमारे पास टैलेंट होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि अगर एजुकेशन है तो हम नौकरी लगेंगे तो ही बेरोजगारी दूर होगी। वैसा नहीं होती। अगर आप स्किल के आधार पर, अपने वर्क के आधार पर, अपने टैलेंट के आधार पर एक ऐसा कार्य स्टार्ट करें जिससे और भी ज्यादा बेरोजगारी, क्या समाज के अंदर ऐसा नाम भी होता है, समाज के अंदर ऐसा कार्य देखने को मिलता है जो आपके द्वारा कर सकते हो। ये मेरी बात थी बीच में से कुछ। फिर बात करें अंतर विषय क्षेत्र की। इसके अंदर क्या है, आधुनिक शिक्षा में ऐसे क्षेत्रों का विकास हुआ है जो विभिन्न अनुशासनों के साथ ज्ञान को जोड़ते हैं, जैसे पर्यावरण अध्ययन, STEM, अशिक्षा आदि। ये दृष्टिकोण छात्रों को व्यापक और समग्र समझ प्रदान करता है। महत्व की बात करें, समग्र और व्यापक दृष्टिकोण वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान होता है। नवाचार और रचनात्मकता सोच इसके अंदर शामिल होती है विद्यार्थियों। अगला आपके लिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक संदर्भ किस प्रकार अनुशासन और विषयों को प्रभावित करते हैं, उदाहरण सहित पेश कीजिए। विद्यार्थियों, शिक्षा कभी भी शून्य में विकसित नहीं होती, बल्कि समाज, राजनीति और बौद्धिक वातावरण से गहराई से प्रभावित होती है। अनुशासन और विषय जो ज्ञान के संगठन और प्रस्तुति के आधार है, इन संदर्भों के अनुसार निरंतर बढ़ते रहते हैं, बदलते रहते हैं। सामाजिक आवश्यकताएं, राजनीतिक विचारधाराएं और बौद्धिक प्रवृत्तियां ये निर्धारित करती है कि कौन सा ज्ञान महत्वपूर्ण है, उसे कैसे व्यवस्थित किया जाए, छात्रों को किस प्रकार में पढ़ाया जाए। इसलिए इन तीनों संदर्भों का अध्ययन शिक्षा की प्रकृति को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। पहला पॉइंट है सामाजिक संदर्भ का प्रभाव। यानी सामाजिक संदर्भ का प्रभाव अर्थ होता है कि समाज की संरचना, संस्कृति, मूल्य, परंपराएं, आवश्यकताएं, ये सभी अनुशासन और विषयों को गहराई से प्रभावित करते हैं विद्यार्थियों। पहला पॉइंट है विषय वस्तु का प्रभाव। विद्यार्थियों, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार विषयों की सामग्री निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए आज के समाज में लैंगिक समानता, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। पहले ये विषय इतने प्रमुख नहीं थे। दूसरा है नए विषयों का उदय, यानी समाज के बदलते शुरू के कारण नए अनुशासन और विषय विकसित होते हैं, जैसे पर्यावरण अध्ययन, समाज कार्य, महिला अध्ययन आदि इसके अंदर शामिल होता है। तीसरा था सांस्कृतिक प्रभाव, यानी हर समाज अपनी संस्कृति और परंपराओं को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाता है। इसलिए साहित्य, इतिहास और भाषा के विषयों में सांस्कृतिक तत्वों को शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में मूल्य शिक्षा और संस्कृति आधारित अध्ययन का समावेश दर्शाता है कि सामाजिक संदर्भ शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है। दूसरा था राजनीतिक संदर्भ का प्रभाव, यानी राजनीतिक संदर्भ का अर्थ है सरकार की नीतियां,
विचारधाराएं और सत्ता संरचना ये शिक्षा प्रणाली और विषयों के स्वरूप को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। अगला पॉइंट क्या है, पाठ्यक्रम निर्माण पर प्रभाव, यानी सरकार ये तय करती है कि पाठ्यक्रम में कौन से विषय शामिल होंगे, किस प्रकार पढ़ाए जाएंगे, शिक्षा नीतियां इसी प्रदान का शामिल होते हैं। दूसरा पॉइंट कौन सा है, विचारधारा का प्रभाव, यानी विद्यार्थियों राजनीतिक विचारधाराएं जैसे लोकतंत्र, समाजवाद, राष्ट्रवाद जैसी विषयों को सामग्री को प्रभावित करती है। इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के विषयों में ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शिक्षा के उद्देश्य की बात करें तो राजनीतिक व्यवस्था ये निर्धारित करती है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, जैसे नागरिकता विकास, राष्ट्र निर्माण और आर्थिक प्रगति। यानी उदाहरण के लिए भारत में नई शिक्षा नीति यानी 2020 के अंतर्गत कौशल विकास, बहुभाषिकता और समग्र शिक्षा पर जोर दिया गया, जो आधुनिक राजनीतिक संदर्भ का प्रभाव दर्शाता है। अगला तीसरा पॉइंट है बौद्धिक संदर्भ का प्रभाव। विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्धिक संदर्भ का प्रभाव, यानी बौद्धिक संदर्भ का संबंध विचारधाराओं, दार्शनिक दृष्टिकोणों, ज्ञान के विकास से यह अनुशासन और विषयों के स्वरूप को गहराई से प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है ज्ञान की प्रकृति में परिवर्तन, यानी जैसे जैसे नए शोध और सिद्धांत विकसित होते हैं, अनुशासन और विषयों की सामग्री भी बदलती रहती है। उदाहरण के लिए विज्ञान में नए आविष्कारों के कारण पाठ्यक्रम लगातार अपडेट होता रहता है। शिक्षण पद्धतियों का प्रभाव होता है, यानी दार्शनिक विचारधाराएं जैसे प्रगतिवाद, निर्माणवाद शिक्षण विधियों को प्रभावित करते हैं। अब छात्र केंद्रित और सक्रिय शिक्षण पर जोर दिया जाता है। अगला पॉइंट कौन सा है, अगला पॉइंट है अंतर्विषयक दृष्टिकोण, यानी इसके अंदर आपको विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि आधुनिक बौद्धिक प्रवृत्तियों ने विभिन्न विषयों के बीच संबंध स्थापित करने पर जोर दिया। इससे अंतर विषय का अध्ययन विकसित हुआ है। उदाहरण के लिए STEM शिक्षा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स बौद्धिक संदर्भ का परिणाम है, जहां विभिन्न अनुशासन एक साथ मिलकर पढ़ाए जाते हैं। तीनों संदर्भों का अगर संयुक्त प्रभाव की बात करें तो सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक संदर्भ अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए मिलकर अनुशासन और विषयों को प्रभावित करते हैं, और उसके साथ में सामाजिक आवश्यकताएं राजनीतिक नीतियों को प्रभावित करती है। राजनीतिक नीतियां शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम को निर्धारित करती है। बौद्धिक विकास इन दोनों को दिशा प्रदान करता है। ये आपके लिए 10वां क्वेश्चन है कि विद्यालय विषयों के पुनर्गठन की आवश्यकता और प्रक्रिया का विश्लेषण वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों हम इस क्लास को देखो इसी क्वेश्चन तक चर्चा करेंगे। बाकी देखो मैंने आपको जितना हो सका इस वीडियो के अंदर महामैराथन क्लास के अंदर अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया। बाकी आप इसकी PDF नोट्स लेते हैं, उसके लिए आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ इसका जो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कैसे करना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर या जो कमेंट होता है ना, कमेंट के अंदर टॉप जो कमेंट है मैंने वहां पर लिंक डाल रखी है, तो वहां से जल्दी से जितने विद्यार्थी अभी वीडियो को देख रहे हैं या जिन्होंने देख लिया है वो सभी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप अच्छे से गैस पेपर भी देख सकते हैं। वीडियो आपको वहां से मिल जाएगा। और पेडागोजी सब्जेक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आपका हिस्ट्री, साइंस या बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या इंग्लिश पेडागोजी है, हिंदी है, कोई भी सब्जेक्ट आपका SST या फिजिक्स है, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट आपको सारे पेडागोजी जो भी आपको लेने हैं ना, जो आपके BEd सेकेंड सेमेस्टर के अंदर रहने वाले हैं, तो आप उनकी PDF अच्छे से ले सकते हैं। और मेरा वादा है लगभग आपको 80 से 90% एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो को भी एंजॉय करें अच्छे से साथ में। बाकी आप पेडागोजी की वीडियो नहीं आएगी उसके लिए आप ओनली फॉर PDF नोट्स ले सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूं सभी विद्यार्थी, मेरे जो प्यारे साथी BEd धारी विद्यार्थी है, इस वीडियो को लाइक करेंगे और जितने विद्यार्थी अभी देख रहे हैं वो अपने साथियों को, अपने भाई बंधुओं को भी शेयर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट विद्यार्थियों।